अच्छा, ओ लेवल्स का जो पेपर उसका थर्ड पार्ट आज कंप्लीट करते। सॉरी, वो तो ये चाहिए था कि एक साथ कर लेता, लेकिन वो टाइम नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने कहा इसको जरा अलग अलग तरीके से जो है 3 हिस्सों में कर लिया। आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगे 4-5 कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखो, ये सवाल था हमारा, और इसमें जो है हम अब तक जो है इस पेपर में जो है ये था पेपर हमारा बेसिक 2020, ठीक है, ओ लेवल्स का। और अब जो है हम इसके अंदर वो सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के क्वेश्चन जो है वो उसकी वीडियोस मैंने लगा दी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है पिछले पेज पे इसका सवाल है। अच्छा, ये सवाल है हमारे पास, जियो के का इज अ होलसेलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द एंड ऑफ द फरवरी ईच ईयर, ठीक है। अच्छा, 29 फरवरी 2020 इसने जो है ये अकाउंट्स बैलेंसेस हमें दे दिए, और इसने हमसे कहा है कि जी आपने क्या करना है। रिक्वायर्ड सबसे पहले आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से जो है अपने क्वेश्चन देख लेता हूँ। अच्छा देखो, रेवेन्यू जो है उन्होंने दिया हुआ है हमें 4,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा रेवेन्यूज, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा 4,20,000, ठीक। अच्छा, इसमें से लेस होगा सेल्स रिटर्न, ठीक। सेल्स रिटर्न जो है वो हमारे पास इसमें दिया हुआ है, और यहाँ देखिए जो चीज़ें लेस करनी होती है वो हमेशा नेगेटिव में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि जो है हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो ये जो है तकरीबन बनता है 12,000, यहाँ पे हमने ये लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी, और जरा बड़ी लाइन करने की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेट सेल्स रिपोर्ट हो जाएगा 4,08,000, ठीक। ये आ गया हमारे पास नेट सेल्स, ठीक। अच्छा, अब इस सवाल में सबसे मजेदार बात यह है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आपको रिवायती तरीके से नहीं मिला, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए उन्होंने लिखा है कि भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखा देता हूँ आपको। देखो इन्होंने क्या लिखा, ये देखो, ये बात, ये है आपकी बड़े मजे की ये इन्होंने बात लिखी है, ये बात, ये पॉइंट हमें देखना है। देखो ये कह रहे हैं कि Jio did not have time to count and value his inventory on 29 February 2020. His margin is 20%. अगर मार्जिन 25% है, इसका मतलब है कि कॉस्ट 75% होगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है कॉस्ट निकाल ले 25%, ठीक है। ये आ गए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है आप निकाल ले 25%, 4,08,000 का 25%, सॉरी 75%, 75% आएगा आ जाएगी कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट को फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस करने का आइटम है। तो 4,08,000 का अगर हम जो है वो 4,08,000 का अगर हम निकालते हैं 75%, तो कॉस्ट आ जाएगी 3,06,000। ये हमने कर दिया क्लोज, और यहाँ पर आ जाएगी लाइन, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास ये तकरीबन आ जाएगा 4,08,000 में से 1,02,000 का कॉस्ट, 1,02,000 का हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब हम ले लेंगे एक्सपेंसेस। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में जो जो चीजें ऐड होती है वो याद है ना आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड होता है, और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड होता है, और अगर कोई अदर इनकम है तो वो ऐड होती है। मेरे ख्याल इस सवाल में ऐसी कोई चीज गिवन नहीं, ठीक है। तो अच्छा, अब हमें जो है डिस्काउंट रिसीव्ड गिवन नहीं है, प्रोविजन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और ना कोई अदर इनकम दी है, ठीक है ना। तो फिर हम इसका मतलब है अब सीधा हम जा सकते हैं एक्सपेंसेस में।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी हेडिंग डाल देंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, मैंने हेडिंग को इस तरह शो कर दिया। अच्छा, अब आ गए एक्सपेंसेस पे। जब आप एक्सपेंसेस पे आएंगे, ठीक है, तो एक्सपेंसेस पे जब आप आ गए तो सबसे पहले आपके पास एक्सपेंसेस में दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड 9000, आपने यहाँ रिपोर्ट कर दिया। ठीक। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड के बाद आपके पास जो एक्सपेंस है वो है वेजेस। वेजेस की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज 12,360 रिपोर्ट हो जाएगा। वेजेस, वेजेस यहाँ रिपोर्ट हो जाएगा 12,360, 12,360 इसको एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका रेंट एंड रेट्स है, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट एंड रेट्स एज इट इज 11,750 रिपोर्ट हो जाएगा। रिपोर्ट हो गया 11,750, 11,750 रिपोर्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है जनरल एक्सपेंसेस, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। जनरल एक्सपेंसेस, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। 4,220 मेरे ख्याल इसका अमाउंट है, 4,220 आ गया। अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस के बाद जो है आपके पास जो है वो इरिकवरेबल डेट्स, यानी बैड डेट्स, यानी बैड डेट्स। आप बैड डेट्स भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं, टर्मिनोलॉजी के मार्क्स नहीं काटते होंगे, मतलब ये बात है। 8,600 बहुत ज्यादा है यार। अच्छा, उसके बाद जो है आपका इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस जो है उसमें क्या करेंगे, उसका एक अमाउंट दिया हुआ है इसमें। इंश्योरेंस का अमाउंट है 4,500, 4,500, और इसमें से माइनस करेंगे 1,500 जो कि अगले साल का है, तो ये आ जाएगा 3,000। ठीक, ये 3,000 आ गया। अच्छा, इंश्योरेंस के बाद आपके पास आ गया टेलीफोन एक्सपेंस, यहाँ आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, टेलीफोन एक्सपेंस जो है इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, वो ये कि आपके टेलीफोन एक्सपेंस में 4565 है, 4565, और इसमें आपको ऐड करना है एक अमाउंट जो कि गलती से चला गया है, वो ये कि 1,600 जो है, 1,660 की जो ड्राइव है उसमें टेलीफोन एक्सपेंसेस है, लेकिन 1,660 का जो टेलीफोन का बिल भरा गया है, ओनर का पर्सनल बिल जो बिजनेस से भरा गया, उसका 1/4 जो है वो आपका था, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 415 आ जाएगा। ये इसमें ऐड 4565 प्लस 415, ये आ जाएगा 4,980, 4,980। आगे बढ़ सुनिए। अच्छा जो है, और उसके बाद जो है आपका रह गया लोन इंटरेस्ट। अच्छा, ये तो सारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन थे। अब वो एक्सपेंस देखने जो कि बॉन्ड या एडजस्टमेंट में होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट जुलाई में लिया आपने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 8 महीने का जो है ना आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा लोन इंटरेस्ट। आप सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिख लें। $60,000 की लोन है, मल्टीप्लाई बाई 7% और मल्टीप्लाई बाई 8/12, क्योंकि 12 महीने का नहीं है, 8 महीने का। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका बनेगा तकरीबन 60,000 मल्टीप्लाई बाई 7% मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका बनेगा 2,800। ठीक है, ये आपका बनेगा 2,800। ये आपने यहाँ रिपोर्ट कर दिया 2,000। अच्छा, और आपका एक आ जाएगा यहाँ पे डिप्रिसिएशन। अच्छा, डिप्रिसिएशन का वो लिखा है कि ये जो है 20% हमें लेना है यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फिक्चर एंड इक्विपमेंट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है कि आपकी जो कॉस्ट है 1,20,000 है,
मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें से पहले माइनस होगा, पुराना प्रोविजन है 43,200, ठीक है। और जो बचेगा, जो आंसर आएगा यहाँ पर एक क्या करते हैं ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि याद रहे कि पहले माइनस करना है फिर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट आ गया। अच्छा यहाँ पे जो है फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 20%, ये डिप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,20,000 माइनस 43,200, आंसर आ गया 70 मल्टीप्लाई बाई 20%, 15,360 आपका है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब आपने क्या करना है, आपने सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके यहाँ पर रिपोर्ट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक लाइन डाल देंगे ताकि याद रहे कि यहाँ पे ये ऐड हुआ है। अच्छा उसके बाद एक लाइन यहाँ आएगी और फिर एक लाइन यहाँ, ठीक। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने हो गए, सबको आपने ऐड करना है सबको, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपका बनता है, अगर हम इसको यहाँ से देखें 9,000 से 9,000 प्लस 12,360 प्लस 11,750 प्लस 4,220 प्लस 8,600 प्लस 3,000 प्लस 4,980 प्लस 2,800 प्लस 15,000, टोटल एक्सपेंसेस आपके बन गए 72,070 यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 72,070। अच्छा जब इसको ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे, ये रहा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,02,000, इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29,930 जो है आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, 29,930 आपका आ गया। इजी, चलो नेक्स्ट। अब ये आ गए, ये जो है अब बहुत मुझे जो है ना इसमें अकाउंट्स के पेपर के अंदर ये चीजों से मुझे बड़ी होती है, बिजनेस का सवाल कि भाई वो एमन जो है वो उसकी वेयर हाउस असिस्टेंट है और उसको आप जस्टिफाई करेंगे अगर वो पार्टनर बना ले, तो आपने क्या करना है, दो एडवांटेज पार्टनरशिप के लिखने, दो डिसएडवांटेज लिखने और अपना जस्टिफिकेशन करना कि पार्टनर बनाए या ना बनाए, ठीक है। अच्छा अब आ गया पेज नंबर 13, ये खाली है पूरा। अच्छा उसके बाद आते हैं 15 नादिया, नादिया के साथ रिक्वायर्ड क्या, सस्पेंस अकाउंट बनाना, इसका मतलब है कि ये एरर्स का सवाल आ गया, ठीक है आपके पास। Nadia is a trader. Her financial year ends on 31st March. She exited her trial balance on 31st March 2020. Debit and trade did not agree. जब सस्पेंस अकाउंट बनेगा, the difference was entered into suspense account. हमें नहीं पता कहाँ एंटर, ठीक है। अब ये एरर्स हुए, परचेसेस जो है वो ओवरकास्ट हुआ, ठीक है। तो परचेसेस अगर ओवरकास्ट हुआ है, अच्छा अब हम जो है इसमें क्या करेंगे, पहली लाइन खाली छोड़ो क्योंकि हमें नहीं पता कि बैलेंस बीडी जो है यानी जो जो डिफरेंस आया है ट्रायल बैलेंस का, यानी ओपनिंग बैलेंस जिसको आप कहते हैं बैलेंस बीडी, जो कि डिफरेंस होता है वो किस तरफ आया है ये हमें नहीं पता, नहीं पता ना, हमने पहली लाइन छोड़ दी, जहां भी आएगा देख लेंगे उसके बाद, ठीक है। यहाँ से हमने देख लिया, अच्छा परचेसेस जो है वो आपने ओवरकास्ट करते हैं, परचेसेस हमेशा डेबिट होता है, ओवर में डेबिट हुआ होगा, डेबिट करेंगे तो ओवर हुआ होगा ना, तब आप इसको क्रेडिट करेंगे, इसको जब क्रेडिट करेंगे तो सस्पेंस जो है परचेसेस को आपको परचेसेस का अकाउंट क्रेडिट करना है, सस्पेंस का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 110, ठीक है, क्योंकि हम सस्पेंस का अकाउंट बना रहे हैं। सवाल समझ आ गया या नहीं, या कंफ्यूजन हो रही, ठीक है। ये आ गया रीजन, यहाँ पे रीजन आ जाएगी परचेसेस, ठीक। अच्छा उसके बाद सेकंड एरर आप देखिए, $34 डिस्काउंट अलाउड इन फरवरी 2020 हैड बीन क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अलाउड एज 15, ठीक है। अच्छा अब हुआ ये कि डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका था, वो डेबिट होना था 13, आपने क्रेडिट कर दिया 15 से, अच्छा 13 से 13 करते तो ये हो जाता 26, 13 को 15 कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है, 28 से ये सही होगा। अच्छा 28 से सही होगा तो डिस्काउंट अलाउड को आपने डेबिट करना है 28 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट जो है
वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर 20x, यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट अलाउ। ठीक, या चलो ठीक, ये भी हो गया। अच्छा अब इसमें देख लेते हैं कि आपके जो है ये एरर आपका हो गया, फैक्टिंग था, ये एरर हो गया फैक्टिंग था। अच्छा, a payment of insurance to 20 was correctly recorded in Compass was recorded 202 in the insurance. जब हम इंश्योरेंस पे करते हैं तो इंश्योरेंस डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। कैश आपने सही क्रेडिट किया, डेबिट आपने $18 कम किया, तो आपको इंश्योरेंस को डेबिट करना है। इंश्योरेंस को जब आप डेबिट करेंगे तो उसमें सस्पेंस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 18 से। ठीक है, 18 यहाँ आ गया और रीजन यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस। ठीक है जनाब, ये वाला एरर भी आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा उसके बाद आ गया कमीशन। कमीशन रिसीव्ड 60 has been debited to account for commission payable. The entry to the cash book has been corrected. जब पैसे आते तो कैश बुक डेबिट हो गए और कमीशन रिसीवेबल जो है वो 65 से कमीशन पेबल क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया। अच्छा कमीशन पेबल गलती से डेबिट हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, कमीशन पेबल को हमें क्रेडिट करना है, कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट हुआ ही नहीं है, तो ये दोनों हमें क्रेडिट करना है। दो चीजें जब हम क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, सस्पेंस 2 दफा डेबिट हो जाएगा 65, एक कमीशन पेबल के लिए और एक कमीशन रिसीवेबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है, कमीशन पेबल पहले सही होगा, कमीशन पेबल, कमीशन यहाँ पर आ जाएगा 65। और कमीशन रिसीवेबल को क्रेडिट किया ही नहीं, कमीशन पेबल को तो इसलिए क्रेडिट करना कि वो गलत डेबिट हो गया, और कमीशन रिसीवेबल जिस बेचारे को क्रेडिट होना था वो तो रह गया, तो उसको जो है हम यहाँ पर रिसीवेबल को यहाँ पे 65 जरूरी भाई। ठीक, अच्छा चलो उसके बाद चलो ये एरर भी हो गया हमारा। ठीक, ये आ गया ये वाला। अब आते हैं इसमें कैश राउंड 85 क्रेडिट कैश बुक बट रिकॉर्ड क्रेडिट टू ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा डबल अमाउंट से। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी गलत साइड पे जाएंगे तो वापस डबल अमाउंट से आना पड़ेगा, 85 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 170 हो जाएगा। ठीक है, तो 170 ड्राइंग्स डेबिट होगा तो सस्पेंस जो है यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, रीजन आ जाएगा ड्राइंग्स। ठीक है, 170 आ गया। ठीक है जनाब, अच्छा जनाब अब हम गए यहाँ पर, ये भी हो गया हमारा, ये वाला एरर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जनाब, the cost of vehicle repair 190 had been debited to motor vehicle account, ये एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगा, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसका कोई ऐसा। पेमेंट ऑफ $100 टू रॉबर्ट हैज बीन पोस्टेड टू अकाउंट ऑफ रॉबर्ट, ये भी नहीं आएगा क्योंकि एरर ऑफ कमीशन। तो ये दोनों एरर्स के सस्पेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सस्पेंस अकाउंट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद आप ये बताएं कि भाई कि एक्चुअली डिफरेंस कितना था ट्रांजैक्शन। अब हम क्या करते हैं कि इसका टोटल लेते हैं, डेबिट का बनता है 110 प्लस 65 प्लस 65, तो ये बनता है 240। ठीक है, मैं फिलहाल ये ऐसे ही लिख रहा हूँ 240। अच्छा, और इसका अगर हम टोटल लेते हैं तो ये बनता है 28 प्लस 18 प्लस 170, ये बनता है 260। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस लेते हैं 240 का माइनस 260 तो ये 24 बनता है। इसका मतलब ये बैलेंस यहाँ होगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट जो है हमेशा बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ सेम अमाउंट होना चाहिए। तो अब हम जो है इसको जो है सही कर लेते हैं 240। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर और मेन जो हमारा काम था वो ये था कि जी हम ओपनिंग बैलेंस निकाले, हम निकाल के दे दें। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा उन्होंने कहा जी एरर 6 का नाम दे और एरर 7 का नाम दे। अच्छा भाई, एरर 6 का नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर 7 का नाम है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है ना, 2 नंबर पक्के हो। अच्छा अब उन्होंने कहा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द
year of correcting error to, if there is no effect on profit, write nil in the no effect column, calculate the corrected profit for the year, ignore depreciation of non current asset. अच्छा, डिप्रिसिएशन को आपने इग्नोर करके बताने के भाई ये जो है वो क्या है। अच्छा, एरर 1 का इन्होंने जो है हमें सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। एरर 1 क्या था हमारे पास, उसको हम नजर में रखते कि जी एरर 1 क्या था हमारे पास। अच्छा, एरर 1 इन्होंने सॉल्व करके दिया, इसका मतलब इसका उनको मतलब हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एरर 2 अगर हम देखें, ठीक है, एरर 2 क्या था जी हमारे पास, एरर 2 हमारे पास था $13 डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो है जब आप उसका जो है डिस्काउंट अलाउड को जब आप सही करेंगे तो वो आपके प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा 20 तो डिस्काउंट है ना, रेवेन्यूज को, इनकम को कम कर देगा। अच्छा, एरर 3 क्या था, इंश्योरेंस अगर आप बढ़ाएंगे तो वो भी जो है $18 से आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, ठीक। एरर 4 में जो है आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा 130 से, क्योंकि आपने 65 की गलती कर दी थी, तो 130 से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। एरर नंबर 4 दैट वाज कमीशन है। अच्छा, ज्वाइंट अकाउंट जो है उसका जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा। एरर नंबर 5 था नील, क्या आ जाएगा नील, भाई नील बोला तो नील लिखो। अच्छा, एरर 6, एरर 6 क्या था भाई आपके पास, हाँ, एरर 6 जो है आपका एक एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो 190 से कम हो जाएगा। हालांकि नॉट इफेक्टिंग है, लेकिन बेसिकली चूंकि एक्सपेंस का आया था, एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड करेंगे जो कि इत्तेफाक से कॉस्ट पे चला गया था, तो इफेक्टिव। और एरर 7 जो है वो नहीं आएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं, कमीशन का है। अब आपको ये बताना है कि टोटल आपका जो है इंक्रीज कितना हो रहा है 130 से, और डिक्रीज कितना हो रहा है वो आपको लिखना है। तो डिक्रीज आपका हो रहा है, यहाँ पे आइडिया लगाते हैं, 28 प्लस 18 प्लस 190, ये 236 से आपका डिक्रीज हो रहा है। तो आपका प्रॉफिट जो यहाँ 236 हो गया। अब 6720 आपके पास प्रॉफिट है, इंक्रीज वाला 130 आप ऐड कर देंगे, डिक्रीज वाला 236 माइनस कर देंगे, तो 6614 जो है वो आपके पास भाई ये जो है मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा भाई कि यहाँ पे ऊपर जो इन्होंने लिखा था मैंने भूल गया, सॉरी। अच्छा जनाब, अब इसमें क्या करते हैं, इसको सही करते हैं। अच्छा, इसको डिलीट करते हैं, इसका था 110 प्लस 130, इसका मतलब है कि इंक्रीज 4 से करना है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज में ₹4 का फर्क आ रहा है, ₹4 से इंक्रीज करना है यार, बस इतना सा तो 6720 प्लस ₹4 तो 6724 है आपका यहाँ आंसर, 6 ये आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और क्या है भाई। At Wherever Nadia trade receivable owed 40,000 after the preparation of the draft financial of the year ended, United is $300 owed by DD suppliers should have been written off as they recover. A provision for doubtful debts of 2% trade receivables should have been created. Prepare past general entries to record 1 and 2, narratives not recorded. सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये है डेट इसकी 2020 मार्च 31, यहाँ आ जाएगा 2020 और यहाँ आ जाएगा मार्च 31, मार्च 31 आ गया। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है यहाँ पर, पहली एंट्री क्या बनानी, इरिकवरेबल टैक्स है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और कितना है 300, और डीडी सप्लाईज, ये क्रेडिट हो जाएगा 300, ठीक है, नेरेटिव्स की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 31 लिखेंगे, मार्च दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, और अब हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स, वो हम रिकॉर्ड करेंगे।
तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनता है वो हमें रिकॉर्ड करना है। अच्छा जनाब, 2% ऑफ 20%। टोटल अकाउंट रिसीवेबल है 14,500, 300 इसमें से कैंसिल हो गया, 14,200 का 2%, तो ये 284 तकरीबन बन जाएगा। तो यहाँ पे 284 की एंट्री बना देंगे, यहाँ पे आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट डेबिट 284, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ठीक, ये हो गए 4 नंबर क्या, ठीक है जनाब, ये तरीका है चले जाएगा, ठीक, ये भी हो गया। अच्छा जनाब, अब आप चलते हैं आगे। अच्छा जनाब, डायरेक्टर JKY लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 30 अप्रैल 2020, ठीक है, बताइए 2020 से कब ध्यान छूटे यार, बड़ा ही खतरनाक शांत है। अच्छा, रेवेन्यूज है, परचेसेस है, इन्वेंट्री है 30 अप्रैल की दी हुई है, और एट द एंड ट्रेड रिसीवेबल बैंक को ऑल सेल्स एंड परचेज वर मेड ऑन क्रेडिट, ठीक है भाई। अच्छा, इन्वेंट्री ऑन 1 मई 2019, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो $8,000 रिकॉर्ड की, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर आपको निकालना। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर का उसका फॉर्मूला आपको पता है ना, कि इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो यहाँ लिख देता हूँ कि इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स और डिवाइडेड बाय, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आ रही है, ठीक है, वर्किंग पूरी उन्होंने हमें दिया हुआ जगह, हम इसमें वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे हमें, ओपनिंग इन्वेंट्री 11050, यस, प्लस परचेसेस 121618, अवेलेबल फॉर सेल आ गया, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास दी हुई 1,24,000, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया, एक मिनट, ये आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री 8,000, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस 121,618 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 11,050, ये आ जाएगा 118,568, यहाँ आ जाएगा 118,568, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आप निकाल लेंगे। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या जरूरी होता है, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए जरूरी होता है कि आप जो है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दें। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 8,000 है, ठीक है जनाब, 8,000 प्लस 11,050, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 9,525, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 9,525। जब इसको डिवाइड करेंगे 118,568 को 118,568 डिवाइडेड बाय 9,525, तो ये आंसर आ जाएगा 12.448 करके कुछ आंसर आ रहा है। तो हम जो है इसका आंसर जो है वो यहाँ पर आंसर लिख देंगे 12.45, हम कर देंगे टाइम्स। अच्छा, टर्न ओवर हमेशा टाइम से निकालना है, ये आंसर। अच्छा, रिसीवेबल टर्न ओवर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अच्छा, और रिसीवेबल टर्नओवर इन्होंने कहा हमें डेट्स में निकाल, डेज में निकाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिसीवेबल टर्नओवर के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, नेट सेल्स, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा नेट सेल्स, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 365, ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा। जब हम उसको लेंगे ट्रेड रिसीवेबल कितना है भाई हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल हमें दिया हुआ है 28,700, ठीक है, ये आ जाएगा 28,700। अच्छा डिवाइडेड बाय सेल्स हमारे पास कितनी, डिवाइड बाय सेल्स कितनी है हमारे पास, वो हम यहाँ लिख लेंगे। हाँ भाई सेल्स कितनी भाई, सेल्स हमारे पास है 209,510। 209,510, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 365 बाई 8,700 divided by 209,510 multiplied by 365, ये बनता है 49.9, यानी 50 डेज आप तकरीबन ले सकते हैं। 49.999 आ रहा है तो आप इसको क्या करेंगे 50 डेज। अच्छा इसका आंसर जो है टाइम पे नहीं आएगा क्योंकि आपने डेज में कन्वर्ट कर लिया इसको 365, तो 50 डेज आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि जी इन्वेंट्री टर्नओवर के इफेक्ट्स अगर इन्वेंट्री टर्नओवर चेंज होता है, क्रेडिट टर्नओवर वाज लोअर देन दैट द प्रीवियस ईयर, इन्वेंट्री टर्नओवर है वो लोअर है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर वाज हायर देन। अच्छा चेंज इन इन्वेंट्री टर्नओवर, अच्छा अगर इन्वेंट्री टर्नओवर जो है 30 अप्रैल 2020 वाज लोअर देन द प्रीवियस ईयर, इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो लोअर था, इसका मतलब है कि वो गिर गया, ठीक है ना। जब इन्वेंट्री टर्नओवर गिर जाता है तो होता क्या है, आपके पास जो है इन्वेंट्री खराब होने का खर्चा होता है, इन्वेंट्री डैमेज होने का खर्चा होता है, एक्सपायर होने का खर्चा होता है, स्टोरेज कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, ठीक है ना, वेटिंग टाइम आपका बढ़ जाता है, ये सारी चीजें इसका ना लिखनी होंगी, सारा ज्यादातर बिजनेस का। ट्रेड रिसीवेबल जब हायर हो जाते हैं तो इसका मतलब है जब बंदे को जब हमेशा रिसीवेबल टर्नओवर जब भी आपका जो है रिसीवेबल टर्नओवर के साथ क्या होगा, was higher than that of the previous turnover, रिसीवेबल टर्नओवर आपका हायर हो गया। हायर का मतलब ये है कि आपका जो है वो रिसीवेबल मतलब पैसे देने में आपको टाइम लगेगा, पैसे कलेक्ट करने में, रिकवरी में टाइम लगेगा, रिकवरी में टाइम लगेगा, जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना ही आपको प्रॉब्लम होगी बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स के चांसेस बढ़ते जाएंगे। एक बात आपकी जो है वर्किंग कैपिटल यानी आपकी कैश इक्विवेलेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको कैश फंस जाएगा, और जब आपके पास कैश नहीं होगा तो फिर आपकी जो है मजीद अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी आप नहीं कर सकेंगे आगे, ठीक है, मतलब आगे नहीं जा सकेंगे। तो 3-4 इसके अंदर जो है इस तरह आप लिख सकते हैं सारे, ये कोई ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं, तो बहुत सारी चीजें आपने डीएस में पढ़ी होंगी इसके बारे में। अच्छा द डायरेक्टर्स आर कंसर्न अबाउट द लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, दे आर कंट्रीजिंग इंक्रीजिंग कैश फ्लो अकाउंट ऑफ वन पेमेंट फॉर पेमेंट विद 21 डेज और चार्जिंग इंटरेस्ट अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर 30 डेज। अच्छा जनाब इससे क्या होगा अगर 1% डिस्काउंट दे देंगे, तो हमें बताना होगा कि भाई आप जो है वो जो पॉलिसी ला रहे हैं भाई, ठीक है, उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए क्या जी आप ये बताएं। अच्छा जी अब ये बताते हैं हम आपको कि अगर डिस्काउंट लेकर आएंगे तो चांसेस है कि अगली पेमेंट्स हो जाए, लेकिन आपको कैश लॉस होगा क्योंकि आपको पैसे पूरे नहीं मिलेंगे। अच्छा अगर आपने इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया अपने कस्टमर्स के ऊपर तो बहुत से कस्टमर्स जो रिलेक्टेंट हो जाएंगे पे करने के लिए, बात समझे, यानी वो आपसे उधार नहीं लेंगे, बोले यार ज्यादा टाइम हो जाता है फिर ये सूद लगाना इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देना, ठीक है, इसका आंसर है। ओके जनाब आगे चलते हैं, और क्या है भाई, explain the direct of the importance of following of the selecting companies account comparability। अच्छा जनाब ये है आपका 5D, देखो होता क्या है, देखो कि अगर आप जो है अकाउंटिंग सिस्टम अपना मेंटेन रखेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप जो है वो आराम से अपनी प्रोग्रेस को वो कंपेयर कर सकेंगे दूसरे जो आपके
जो बिजनेस है उनके साथ, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अच्छा, और रेलेवेंस का मतलब है देखो, ये तो खैर हमेशा से ज़माने से मतलब कम्युनिकेशन का उसूल है कि जितनी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ये देखो दुनिया में दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल एक इनफॉर्मल, ठीक है ना। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें हमेशा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। इररेलेवेंट चीज़ें अगर आप जमा करेंगे तो वो आपको आपका टाइम, आपकी कॉस्ट, आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर देगी, ठीक है? अच्छा चला, उसके बाद हाँ, ये पेपर खत्म हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं सारी थ्योरी की। अच्छा, थ्योरी के टेक्स्ट आप चाहें तो अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपके टीचर्स भी आपको थ्योरीज का जो है टेक्स्ट वगैरह देते होंगे, तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त टीचर्स हैं कराची के अंदर, बहुत माशाल्लाह बेहतरीन पढ़ाने वाले। तो आपके जो भी टीचर्स होंगे वो इंशाल्लाह आपको दे रहे होंगे कि भाई आप जो है वो टेक्स्ट को जो है अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएगा। और बिजनेस तो माशाल्लाह इतनी चीज़ें आप लोग पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अकाउंट्स पढ़े होते हैं बच्चे नॉर्मली वो बीएस भी साथ साथ पढ़ ही रहे होते हैं, क्योंकि बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। तो ये जो थियोरेटिकल चीज़ें उसका आंसर करना उनके लिए इतना मसला नहीं। आप बीएस का टेक्स्ट भी इसमें लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चाहे तो मार्केटिंग स्कीम्स का टेक्स्ट जो है वो ले लें, वो टेक्स्ट आप लिख लें इसमें, ठीक है। आपको तो मटेरियल चाहिए कहीं से भी लेके आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये सवाल जो है माशाल्लाह खत्म हुआ, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई सजेशन हो, कोई चीज़ हो, कोई कमी हो, कोई चीज़ पता करनी हो, मैं हाजिर हूँ, मौजूद हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।